ओके, गुड इवनिंग। कल हमने लास्ट में खत्म किया था असर्शंस और ऐसे 501। कल यही हुआ था, 501 हुआ था ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। फिर उसके बाद हमने किया था कुछ असर्शंस। असर्शंस को जल्दी से एक बार के लिए रिवाइज करते हैं और आगे हम करते हैं ऐसे 580। असर्शन की डेफिनेशन क्या थी? रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट एम्बोडेड इन द एफएस यूज्ड बाय द ऑडिटर टू फाइंड आउट द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स दैट में अकर। उसके बाद उसके सर्शन से टोटल 3 तरह के, एक ट्रांजैक्शन को लेके, फिर अकाउंट बैलेंस को लेके, फिर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। अकाउंट बैलेंस पहला था, पहला ट्रांजैक्शन था, पहला ट्रांजैक्शन। इसकी मेमोरी टेक्निक थी एओसी की क्यूब। फिर उसके बाद दूसरा आपके पास था अकाउंट बैलेंस एओसी स्क्वायर, एसीई। फिर उसके बाद था प्रेजेंटेशन एओसी स्क्वायर। अब इसके बाद आ जाओ आप लोग ऐसे 580 पे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे है मैनेजमेंट, यहाँ पे है ऑडिटर। ये मैंने बना दी एरो, लाइन खींच दी। मेरे को बताओ एरो कहाँ से कहाँ की तरफ खींचू? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कौन किसको देता है? मैनेजमेंट देती है कि मैनेजमेंट लेती है? देखना ये एरो ठीक बन रही है? नहीं, ये एरो ठीक है? नहीं। अच्छा जी, ये एरो ठीक है? मैनेजमेंट देती है, क्या देती है? WR। ऑडिटर इनको क्या देता है? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। देन देखते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस का मतलब क्या होता है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मेनली आपके होते हैं जो आप डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस लिखवा के उनसे ले रहे होते हो ना मैनेजमेंट वालों से, कि कल को मैंने इसी बेस पे क्या करनी है, ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। कल को आप मुझे ना पकड़ लो, इसलिए पहले ही आप लिखत में दे दो मेरे को। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पहले ही है, रिटर्न में होगा। रिप्रेजेंटेशन बाय होम? बाय मैनेजमेंट। WR मीन्स अ रिटर्न स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट द ऑडिट एविडेंस। जैसे कि आपने बैंक वालों से रिकंसिलेशन ली, बैंक वालों से कंफर्मेशन ली, तो आपको बैंक वालों के बारे में किसने बताया, ये अकाउंट नंबर किसका है, तो ये मैनेजमेंट आपसे पूछ बता रही होती है ना आपको मैनेजमेंट। तो आप मैनेजमेंट के एविडेंसेस को बैंक वालों के साथ इकट्ठे रख लेते हो ताकि आपस में कंफर्मेशन रहे। दूसरा, ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना या चेक करना, कि दोनों? चेक करना, बना भी सकते हैं। बनाती नहीं है, जो बनाएगी वो चेक करेगी, ये तो रूल ही बिट जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम बताते हैं, किताबों में छोड़ दो ना, प्रैक्टिकल लाइफ को छोड़ दो, किताबों के साथ जोड़ दो। मैनेजमेंट बनाएगी, ऑडिटर चेक करेगा। मैनेजमेंट बनाता है, ऑडिटर चेक करता है। अदरवाइज प्रैक्टिकल लाइफ में हम ही बना रहे होते हैं, हम ही साइन मार रहे होते हैं, वो तो प्रैक्टिकल लाइफ है ना। लेकिन असली में बनानी तो मैनेजमेंट को होती है कि आप मेरे को बना के दो, मैंने तो चेक करनी है। तो मैनेजमेंट वाले अगर ये कहते हैं कि हम थोड़ी बनाते हैं, इसलिए ऑडिटर क्या करता है, पहले ही लिखत में ले लेता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि मुझे लिख के दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी आपकी थी, मेरी तो चेक करने की है। इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेवारी आपकी है, मेरे को क्या करना है, सिर्फ इवेलुएट करना है। तो इसी चीजों को बोला जाता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जब आप मैनेजमेंट से ही लिखवा के ले लेते हो। WR डू नॉट इंक्लूड द FS, इसको आप डालोगे डबल स्टार। तो कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो WR का पार्ट नहीं है, WR का पार्ट तो ऊपर ही था, टू कंफर्म द सर्टेन मैटर या सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंसेस। वहां पे आप यानी कि उनसे कुछ ना कुछ कंफर्मेशन वगैरह ले रहे हो, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको मैनेजमेंट ही देती है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या FS है कि नहीं है? नहीं है। अब इसकी नंबरिंग करूं जल्दी से, देखते हैं किसके कितने पॉइंट्स मैच होते हैं नहीं होते।
कितने पॉइंट्स बने आपके टोटल? 8 8 पॉइंट, सबके 8 बने आज? वाह, आज हम 7-8 हैं। उसके बाद है रिटन रिप्रेजेंटेशन एज अ ऑडिट एविडेंस। क्या जो आप उनसे लिखत में ले रहे हो उनको ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हो कि नहीं? पॉइंट नंबर 1, ऑडिट एविडेंस इज ऑल द इंफॉर्मेशन यूज बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन। अगर ऐसे 500 की आज से 2 क्लास या 3 क्लास पहले फर्स्ट मीनिंग आया था, उसमें यही था, इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड। यही होती थी डेफिनेशन, बोल के दिखाओगे एक बार? ऑडिट एविडेंस मीन्स information used by the auditor in arriving at the conclusion on which is based। तो ये वही चीज है। तो ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन दी हुई है, पहले तो लिख दो इसके ब्रैकेट में एज पर SA 500। दूसरे में बोल रहे हैं कि WR क्या है? नेसेसरी इंफॉर्मेशन है दैट ऑडिटर रिक्वायर्स। बात खत्म। तो WR क्या है? नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर को चाहिए। अकॉर्डिंगली सिमिलर टू रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी WR आर ऑल्सो। सर ये कैसे WRR? ऐसे रहेगा ना, WRR क्या है? वो भी ऑडिट आपके एविडेंसेस का पार्ट बन जाता है। इसी वजह से इन्होंने बोला क्या WR आपके ऑडिट एविडेंस बन जाते हैं? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट वाले दे रहे हैं आपके लिए, एक तरह से वो एविडेंसेस का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका ओपिनियन बेस होता है। रिक्वेस्टेड फ्रॉम दोज पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ FS। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वही आपको W देंगे। Although WR provide the necessary audit evidence, they do not provide SAE। कह रहे हैं ये एविडेंस तो हैं पर SAE नहीं है। समझ में आ गया होगा? ये चाहे एविडेंसेस का काम कर देते हैं पर सिर्फ इसी के ऊपर रिलाई करके ऑडिट रिपोर्ट मत बना देना। Furthermore, the fact that management has provided the reliable written representation does not affect the nature and extent of other audit evidence that auditor obtained about the fulfillment of management responsibility। कह रहे हैं सिर्फ WR मत लेना, WR के साथ और जो आपके जरूरी एविडेंस है वो भी ले लेना। लिखो इसके 4th पॉइंट के साथ, सिर्फ WR ही सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ WR ही सफिशिएंट नहीं है, कोमा अदर एविडेंसेस भी लेने पड़ेंगे, अदर एविडेंसेस भी लेने पड़ेंगे। तो WR क्या है आपके पास? सबसे पहले उन्होंने बोला ऑडिट ओपिनियन, एविडेंस का मीनिंग बोल दिया, फिर उसके बाद बोल दिया कि WR नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर को रिक्वायर है। तीसरे में बोल दिया WR क्या है? ऑडिट एविडेंसेस है, लेकिन लोगे किससे? जो बंदे FS बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट में लिख दिया ये प्रॉपर SAE नहीं है, चाहे ये एविडेंसेस का पार्ट है लेकिन प्रॉपर नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग द WR। तो ऑडिटर को क्या चीज मतलब अपने लिए चाहिए? सबसे पहले तो उसको WR चाहिए, दूसरा आपके पास है ताकि दूसरे एविडेंसेस को सपोर्ट मिल सके, टू सपोर्ट द अदर एविडेंसेस। उसके बाद है फिर उसके ऊपर आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है ये आपको देखना है। तो सबसे पहला क्या है? ऑब्टेन द WR। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का, लिखत में ले तो लूं मैं, उसके बाद मैं देखता रहूंगा। जैसे अगर मैं आपको बात बताता हूँ कि लिखत में ले लूं, उसके बाद मैं देखता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाई है, फिर आपने बनाई है, इसी को आप लिखत में ले लेते हो, ताकि अब आपके पास दोनों चीजें आ गई। क्या आ गई? पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा आपने उनसे रिटर्न में ले भी लिया कि आप ही ने बनाई है। इसी को बोलते हैं एविडेंसेस को सपोर्ट करना। तो सबसे पहले टू ऑब्टेन द WR फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट मैनेजमेंट बिलीव्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ FS। आप मैनेजमेंट से लिख के लेते हो, भाई FS आपने बनाई है, लिख के दो मेरे को, आपकी जिम्मेवारी थी ये। कहते ठीक है। एंड फॉर कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ऑडिटर को। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड, टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर किसी स्पेसिफिक असर्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यही जो हेडिंग था वही लिखा हुआ है इन्होंने। तीसरा है टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू WR प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, और इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड द WR रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। कह रहे हैं अगर मैनेजमेंट ने WR दे दिया चाहे नहीं दी, अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर लो। टेक्निकली कुछ भी नहीं बोला, हेडिंग के साथ ही खत्म कर दिया इसको। तो ऑब्जेक्टिव में पहला है WR लेना,
दूसरे में स्पोर्टिंग एविडेंसेस के तहत जो भी WR मिलते हैं, तीसरे में रिस्पॉन्ड कर दो एज पर सिचुएशन। आगे पॉइंट नंबर कौन सा है, ये मेन हेडिंग थर्ड, मैनेजमेंट फ्रॉम होम WR इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले बोला गया ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द WR फ्रॉम द मैनेजमेंट विद एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉल फॉर FS एंड नॉलेज ऑफ मैटर। आप मिस्टर ए के पास चले गए, वो बैलेंस शीट बनाता है, मिस्टर ए बैलेंस शीट बनाता है, मिस्टर बी P&L अकाउंट बनाता है, मिस्टर ए क्या बनाता है, बैलेंस शीट। क्या आप उसके पास ये जाके कह सकते हो कि भाई मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन दियो, डायरेक्ट एक्सपेंस है या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, वो कहेगा P&L अकाउंट वाले के पास जाओ ना। तो जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, जिसको नॉलेज है, उसके पास जाओ। सेल में आपको बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशंस मिल रही हैं, आपको डाउट है, भाई बैलेंस शीट वाला कहेगा मेरे पास क्यों आए हो, मैं तो बैलेंस शीट के काम संभालता हूँ। आप किसके पास जाओ, जो P&L अकाउंट में इनकम साइड जो भी सेल मैनेजर है उसके पास जाओ, वो आपको डिटेल डिस्कशन करके दे देगा। तो पहला बोला कि जो रिस्पॉन्सिबल है या जिसके पास नॉलेज है। दूसरा फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड, पहले में बोला गया जिसको पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे में बोला गया जो FS बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले में रिस्पॉन्सिबल सिर्फ नाम दिया गया जो बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरे में बोला गया रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उनके पास जाओ। दोज इंडिविजुअल मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी या रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन, हाउएवर मैनेजमेंट इज ऑफन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। WR आप एंटिटी के CEO CFO से मांग सकते हो या उसके इक्विवेलेंट पर्सन से मांग सकते हो जो ऊपर की पोस्ट पे बैठे हैं, या फिर नीचे वही बोल दिया, फिर से TCWG बोल दिया, बात खत्म। क्या पॉइंट निकल गया, पहला हु आर रिस्पॉन्सिबल, दूसरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तीसरा CEO CFO, चौथा TCWG, बात खत्म। 4 लिखना साइड पे, छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखना। सबसे पहला फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल पर्संस, फर्स्ट के साइड पे लिखो फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल पर्संस, सेकंड के साइड पे लिखो हु प्रिपेयर्स द FS, सेकंड के साइड पे हु प्रिपेयर्स द FS, थर्ड के साइड पे फ्रॉम CEO CFO MD, CEO CFO MD, और लास्ट लिखो फ्रॉम TCWG। पॉइंट नंबर 4, written representation about management responsibility. The auditor shall request the management to provide WR that it has fulfilled, आप इसको सर्कल करोगे, that it has fulfilled its responsibilities for preparation of FS। यही चीजें देखा जाए तो पहले में भी आई थी, दूसरे पैराग्राफ में भी, तीसरे में भी। भाई मैनेजमेंट को आप बार बार उसका मतलब उसको धमका रहे हो, उसका गला पकड़ रहे हो, भाई तू लिख के दे, FS तूने बनाई है और तेरी जिम्मेवारी थी, कल को मेरे ऊपर ना आ जाए कोई। Second, evidences obtained during the audit that management has fulfilled the responsibility is not sufficient without obtaining confirmation from management about the same. This is because auditor is not able to judge solely on the audit evidence. तो लिख दो confirmation also. कह रहे हैं कि सिर्फ आपने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, दैट इज नॉट सफिशिएंट विदाउट ऑब्टेनिंग द कंफर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। ऊपर में ये बोला कि मैनेजमेंट से आप लिख लो और उससे कंफर्मेशन भी ले लो, घुमा फिरा के सेम बातें। अच्छा, मतलब अगर उन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे दी तो उसका कोई वो नहीं है रोल जब तक वो कंफर्म नहीं करेंगे। हाँ, मतलब बात तो देखा जाए तो घुमा फिरा के सेम ही है, देंगे देते भी वही है। हाँ, तो इसका मेन मतलब क्या हुआ फिर, इसका मेन मतलब हुआ ICA को 5 पॉइंट बनाने का शौक था तो उन्होंने 2 पॉइंट को दोबारा लिख दिया। पहले में बोल दिया कि मैनेजमेंट को कहो कि आप ही की जिम्मेवारी है, ले लो, ले लिया, कंफर्म भी कर लो, और भाई लिया है तो कंफर्म तो वही हो गई ना। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें आगे आगे एम्प्लॉयज बहुत सारे होते हैं, तो वो भी तो मैनेजमेंट का पार्ट है, इसलिए कि कभी कहीं से ना मिल जाए तो आप दोनों तरफ से अपना सोच विचार के चलो। For example, the auditor could not conclude that management has provided the auditor with all relevant information agreed in the terms of audit engagement without asking it whether and receiving confirmation that such information has been provided.
छोड़ देना, फिर से वही की वही चीज़। सेकंड वाले पॉइंट को तो एग्जांपल में डाल दिया, देखा जाए तो सेकंड ही तो है, फिर से वही कंफर्मेशन वाला पॉइंट ही है, बस यहाँ पे एक शब्द इन्होंने डाल दिया टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में 210 में लिखा हुआ था ना, क्योंकि टर्म्स में अगर आपको याद हो इसको लिख दो है ना, लिंक्ड विद SA 210, लिंक्ड विद SA 210, ऐसे 210 में जाना वैसे एक बार फर्स्ट चैप्टर में ना SA 210 पे जाओ, जहाँ पे आपके पास होगा प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट। इनिशियल एंगेजमेंट वाला Agreeing on the terms. Agreeing on the terms. ये पेज 18 18 पे। अच्छा, इसमें प्री कंडीशन दिख रहा है, प्री कंडीशन में पहला पॉइंट दिख रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, पहला या उसके नीचे पैरा के नीचे होगा वहीं पे, इट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें पहली फॉर प्रिपरेशन ऑफ, दूसरी इंटरनल कंट्रोल, यही तो चीज इन्होंने फॉर एग्जांपल में लिख दी। कह रहे हैं 210 में आप उनसे जो पूछ रहे हो ना 580 के अकॉर्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे लेना। 210 में आपने पहले ही अपॉइंटमेंट के टाइम पे जब सीए अपॉइंट हो रहा था ना 210 तो तब बनता है टर्म्स ऑफ ऑडिट, तब आपने लिख दिया था कि भाई मेरी प्री कंडीशन है मैनेजमेंट की जिम्मेवारी रहेगी एफएस बनाने की और हमें प्रोवाइड करवाने की, उसी के साथ लिंक कर लिया कि जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में आप लोगों ने लिखा था ना उसी के अकॉर्डिंग हमें कंफर्मेशन भी दे दो और WR भी दे दो। जो बड़े बड़े टीचर हैं वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिंकेज, ऑडिट में लिंकेज बहुत है, तो ये लिंकेज, इसको लिंकेज का नाम बोला जाता है कि जहाँ पे दूसरे का नाम आ गया ना तो उस पेज पे चले जाओ, उस पेज पे चले जाओ तो यहाँ पे लिख दो लिंक्ड विद पे ऐसे 210 पेज नंबर, दिस इज कॉल्ड लिंकेज, सो ऑडिट इज अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। डन, तो ये होती है लिंकेज। फोर्थ पॉइंट, द रिटन रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ ऑन द एग्रीड एक्नॉलेजमेंट WR जो बने हैं ऑन द एग्रीड एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन दैट इट हैज फुलफिल्ड देम। अब बताओ मैं और क्या समझाऊं, फिर से सेकंड पॉइंट को रिपीट कर दिया। भाई जो आप WR लिख रहे हो ना, एग्रीड एक्नॉलेजमेंट मेरे को लिख के दो, बताओ मेरे सामने साइन करो, रिक्वेस्ट करो कंफर्मेशन दैट इट हैज फुलफिल्ड देम। मैं इसको कट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि रिपीट पॉइंट में आ गया, सेकंड के साथ फिर से रिपीट है ये वाला पॉइंट। द ऑडिटर मे ऑल्सो आस्क द मैनेजमेंट टू रीकन्फर्म, पहला था WR लेना, ओके ले लिया, दूसरा था कंफर्मेशन, तीसरा था ऐसे 210 के अकॉर्डिंग वो कंफर्म आपस में भी हो रहा है, ठीक है, चौथे में फुलफिल की है, चलो उसको आप छोड़ भी देते हैं, पांचवें में है जो एक्नॉलेजमेंट आपने मेरे को दे दी, एग्रीइंग द टर्म्स दे दी, WR दे दिए, रीकन्फर्म कर दो, कर देते हैं। और क्या, टू रीकन्फर्म इट्स एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन WR, दिस इज पर्टिकुलरली एप्रोप्रिएट व्हेन, शुक्र है अब डाल दिया इन्होंने अच्छी बात, ये कब सही रहेगा, व्हेन दोज हु साइन द टर्म्स of audit engagement on behalf of entity no longer have relevant responsibilities। अब चीज समझ में आती है, अब लॉजिकल है। अब आप रिकन्फर्म तब ले रहे हो ना कि जब मेरी पहले की शर्तें किसी और के साथ डिसाइड हुई थी, अब उसकी ड्यूटी चेंज हो गई या वो छोड़ के चला गया। द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वर प्रिपेयर्ड इन अ प्रीवियस ईयर, मेरी पिछले साल की टर्म्स बनी हुई है, इसलिए इस बार क्या कर दो, रिकन्फर्म कर दो, नहीं बनानी। देयर इज एनी इंडिकेशन दैट मैनेजमेंट मिसअंडरस्टूड, सर्कल करो मैनेजमेंट मिसअंडरस्टूड, कभी भी आपको ये लगे ना कि मैनेजमेंट आपकी कंडीशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तब रिकन्फर्म कर लो, या फिर सर्कमस्टांसेस अगर चेंज हो जाते हैं, या फिर अगर आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं तब भी आप रिकन्फर्मेशन ले सकते हो। तो रिकन्फर्मेशन आप चार चीजों से ले सकते हो, जिसने साइन किया था ऑन द बिहाफ ऑफ एंटिटी वो अब नहीं रहा, या तो अपनी चेयर पे नहीं रहा, या अपने ऑफिस में नहीं रहा, या अपने कैबिन में नहीं रहा, या अपनी दुनिया में नहीं रहा। दूसरा, टर्म्स जो है वो पिछले साल प्रिपेयर हुई थी। तीसरा, मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड कर गया था ओरिजिनल टर्म्स को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। और पांचवा था चेंज इन सर्कमस्टांसेस, वो तो मौके पे है। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है आपके पास, डेट ऑफ हाउ, कोई तो एक अच्छा आंसर दे देता, फोर्थ या फिफ्थ,
कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ये बच्चे इंटेलिजेंट का नहीं है, ये ऑडिट की क्लास का सुरूर ही ऐसा होता है, मैं अभी क्या कर सकता हूँ। बच्चे कहते बच्चों की गलती नहीं है ये टीचर की गलती है और आईसीए की गलती है जिन्होंने ये सब्जेक्ट दिया और जो पढ़ा रहा है। डेट ऑफ एंड पीरियड कवर्ड बाय द WR, किस पीरियड के मेरे को WR चाहिए और किस डेट के, तो पहला बोला डेट शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, क्योंकि अब आपने साइन करने वाले हो तो भाई उसी टाइम सारा कुछ ले लो, कुछ चेंज होगा तो पहले ही कर लेना। अगर आपने पहले ले लिए फिर चेंजेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए ऑडिट रिपोर्ट के आसपास की डेट में WR ले लो, बट इट शुड नॉट बी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। क्या लॉजिकल पॉइंट है। हो भाई जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, साइन हो गए, आजकल तो यूडीआई ना आ जाता है, ओटीपी 1 महीने या 15 दिन के लिए बाद खत्म हो जाता है, तो ऑडिटर रिपोर्ट के बाद क्या ही करोगे, जाने वाले को कौन रोक सकता है। WR shall be for the financial statement and the period referred to in the audit report, जिस साल की ऑडिट रिपोर्ट है उस साल के WR ले लेना। वाओ, यानी कि अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट 2018-19 की है तो WR भी भाई 2018-19 के लेना, ऐसे मत करना 17-18 के या 19-20 के। कितना अच्छा पॉइंट था, चीज समझ में आ गई। अगर 2018-19 की ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो तो सारी इंफॉर्मेशन भी 18-19 की ले लेना भैया। ऑडिट इज सो टफ सब्जेक्ट। Form of WR. WR shall be in the form of representation letter addressed to auditor. Addressed to auditor का मतलब given to auditor. Given to auditor. If law regulation require the management to make the public statement about its responsibility, relevant matters covered by such statement need not be included. इसको आप करोगे important. स्टार डालोगे, देखना किसको समझ में आया मेरे समझाए बिना। अगर लॉ ने कह रखा है कि ये चीजें करनी है तो वो रिप्रेजेंटेशन लेटर में इंक्लूड नहीं, थोड़ा सा आप अगर खा गए, शेयर होल्डर दी कंसेंट वगैरह चाहिए, गलत। अगर लॉ ये कहता है कि जो स्टेटमेंट दी गई वो पब्लिक होनी चाहिए, मतलब पब्लिक के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो ऑडिटर के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन लेटर में इंक्लूड होगा। हाँ 95%, अब थोड़ा सा पहले 90% ही था, अब 95%। सिंपल सी, अगर मैं आपको बिल्कुल देसी शब्दों में समझाऊं, गवर्नमेंट कह रही है अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसकी आपको मनादी करानी पड़ गई, मनादी कराना समझते हो, अनाउंसमेंट, जिसको आप चीख चीख के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, ठीक है, मीडिया वाले बुला लिए, या वैसे ही मतलब कंपनी के अंदर आप रोला डाल रहे हो, जब आपने चीख चीख के सबको बता दी, ऑडिटर को क्या नहीं पता चलेगा, उसको भी तो तब तक पता चल ही जाएगा। कह रहे तब डालने की जरूरत नहीं है जब बात ही आपने ओपन कर दी। याद करने के तरीके से सोचना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि जब किसी लड़के की और लड़की की जो भी घर वाली बातें घर वालों को पता लग गई हैं, अब तो छोड़ ही दो, अब और किससे क्या ही बचाना है ना। इश्क का रंग सुहावना। तो मतलब यहाँ पे अगर लॉ रेगुलेशन आपको बोल देता है, हाँ खुश तो देखो सारे ही हो गए हैं। लॉ और रेगुलेशन अगर आपको बोल रहा है कि ये पब्लिक स्टेटमेंट में आ गया, ठीक है, जब आप ओपन में बता ही रहे हो तब कह रहे हैं फिर तो ऑडिटर को अलग से मतलब रिप्रेजेंटेशन लेटर में मत डालो। पब्लिक को बता दिया तो समझ लो ऑडिटर को खुद भी पता चल जाएगा। ऐसी एक चीज कैम में भी आएगी। ऐसे मत देखो, कैम एक टॉपिक होता है की ऑडिट मैटर्स। स्कैम ना स्कैम नहीं, कैम इट्स कैमरा है, कैमरे में भी आएगी। तो ये अपनी कैमरा में भी आ गई और कैम में भी आएगी, ऐसे 700 सीरीज में। चलो, ऑडिटर ड्यूटी व्हेन रिलायबिलिटी ऑफ WR इज डाउटफुल। जब भी टॉपिक ऐसे बनेंगे ना डाउटफुल, आपको लग रहा है यार गलत है, उसने मेरे को वो दे दी अपनी कंफर्मेशन, या फिर दी ही नहीं, तो ऐसे टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि अगर ऑडिटर को कंसर्न है, यानी कि ऑडिटर थोड़ा चिंतित है उनकी कॉम्पिटेंसी को लेके, इंटीग्रिटी को लेके, एथिकल वैल्यू को लेके, कोई भी डाउट है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले डिटरमाइन द इफेक्ट, सर्कल कर दो, डिटरमाइन द इफेक्ट। दूसरा, अगर रिप्रेजेंटेशन जो है इनकंसिस्टेंट है विद द अदर ऑडिट एविडेंस, तो रिजोल्व करेंगे मैटर। पहले में क्या है कि अगर आपको उसकी इंटेग्रिटी, एथिकल वैल्यू, किसी चीज पे भी डाउट है मैनेजमेंट की, तो आप क्या करोगे, उसके इम्पैक्ट देखोगे,
ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी के क्या इम्पैक्ट है। दूसरा है सेल P&L अकाउंट में तो दिख रही है 100 रुपए की, जबकि मेरे को वाउचर मिले हैं अभी तक सिर्फ 90 रुपीज के। तो देखा जाए कहीं ना कहीं मिसमैच हो गया ना, तो आप मैटर को रिजोल्व करना चाहोगे, यानी कि एक तरह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना चाहोगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर WR रिलायबल नहीं हुए तो टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, यानी अभी तक कुछ भी उन्होंने ये नहीं बोला कि ये कर देना, सारी चीजें सिचुएशन बेस्ड आ रही हैं। अब आ रही है चौथा पॉइंट, इफ ही क्लेम्स दैट देयर इज सफिशिएंट डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट ही शैल इशू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसको लिख दो मोस्ट डेंजरस ओपिनियन, मोस्ट डेंजरस ओपिनियन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DO। और DO हम देखते कब हैं, DO दो सिनेरियोज में देखते हैं, SAE नोट रिसीव्ड प्लस इट्स इफेक्ट आर मटेरियल एंड परवेसिव। इस सिनेरियो में DO देते हैं। ये पिछले साल नवंबर वाले पेपर में 2 बार क्वेश्चन आया। एक बार क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 3 के पता नहीं 4 में कोई पार्ट आया, डिफाइन द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। फिर 7th का सेकंड पॉइंट आ गया, जिसको ये आता था बच्चे खुश। 2-2 नंबर में 2 क्वेश्चन आ गए, पता नहीं एक 2 में था एक 4 में था, एक 4 में था एक 2 में था, 6 नंबर में क्वेश्चन रिपीटेशन में आ गया, बच्चे बड़े खुश हुए। जिसको आता था, आता क्या था, ये है DO का मतलब क्या होता है, आपको एविडेंसेस नहीं मिले। सोच के देखो, एक तो आपको एविडेंसेस नहीं मिले और आपको लग रहा है इतने खतरनाक थे वो। मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, परवेसिव का मतलब होता है मोर इंपॉर्टेंट या और भी खतरनाक। मतलब देखा जाए तो आप को एविडेंसेस चाहिए थे, नहीं मिले। दूसरी चीज, और उसके इफेक्ट जो आपको लग रहे थे मतलब बहुत ही खतरनाक थे, बहुत होते हैं मटेरियल, उससे भी ज्यादा खतरनाक परवेसिव। तो अब आप कहोगे मैं तो भाई डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दूंगा, मैं क्यों अपने मतलब ऑडिटर कहेगा मैं क्यों अपनी ऑडिट रिपोर्ट को रिस्क में डालूं। एक तो आपने मेरे को एविडेंस नहीं दिए, इससे मेरे को ये पता लग गया क्लीन ओपिनियन तो जाने ही नहीं वाला। कौन सा जाएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन में सबसे वर्स्ट ये वाला होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आगे है अगर WR प्रोवाइड ही नहीं करते, तब भी देखो यहाँ पे आ गया डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बाकी सारी चीजें तो वही हैं, डिस्कस कर लो, रीइवैल्यूएट कर लो रिलायबिलिटी को, और एट द एंड अपना सबसे मेन हथियार चला दो, DO देंगे हम। तो DO देने के बाद हो सकता है अगले साल आप उनके ऑडिटर भी ना रहो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको पता है कि 10 साल की ऑडिट थी, 8वां 9वां साल ही चल रहा है, अब और क्या ही कर लेंगे वो, तब तो आप अपना इम्पैक्ट भी देखते हो। क्योंकि जो बड़े बड़े CA होते हैं ना, वो अपना इम्पैक्ट भी देते हैं, वो DO या मॉडिफाइड देने से डरते नहीं है, कहते तेरे जैसे बहुत आएंगे। अगर यही अप्रोच सारे CA, सारे कोचिंग सेंटर वाले, सारे प्रैक्टिस वाले करें ना, क्या मजा आ रहा है बिजनेसमैन की 300-300 रुपए की रिटर्न भरते हैं जो हम लोग कई बार, कोई नहीं होगा। लेकिन रिटर्नों का काम ये होता है कि BCom वाले भी भरने लग जाते हैं, +2 वाले भी, कोई मर्जी भरवा दो, उसके लिए कौन सा वो चाहिए होती है, कोई स्पेसिफिकेशन। लेकिन अगर ये साइनों वाली चीजें अगर ऑडिटर अपनी फीस को छोड़ दे ना, क्या मजा आ रहा है, कहीं ना कहीं आएंगे तो साइन तो हमारे ही चाहिए ना। अब तो OTP भी लगता है, पहले तो झूठे साइन भी बड़े चलाए थे, तो अब तो OTP भी लगता है, तो अब तो झूठे साइन वगैरह होने भी बंद हो गए, और सीधा सीधा उसकी इन्फॉर्मेशन तो बैंक के पास ही पहुंच जाती है, UDIN की सीधा बैंक के पास में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, किस CA ने साइन किए, क्या ये CA एलिजिबल है कि नहीं, तो बैंक वालों को भी अथॉरिटी दे दी गई। तो अगर ये चीजें आप करते हैं फिर तो किसी की क्या मजाल। लेकिन जिसको ऑडिट 5 साल में पहली ऑडिट मिली, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मिली एज ए फ्रेशर, मैं कहूँगा रहने दे, मैं डिस्क्लेमर नहीं देता, 5 साल मेरा घर पानी रोटी पानी भी तो चल देना। हर तरह के लोग हैं दुनिया में। इसी के साथ आपका SA 580 खत्म। 501 हमारा ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके बाद आ जाओ आप लोग SA 505 पे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, पेज नंबर 79। मतलब मैं तो तकलीफ पड़ी नहीं, इसमें से 375 होती है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन यानी कि फ्रॉम थर्ड पार्टी, आउटसाइडर्स। आज हमारी क्लास थोड़ी छोटी चलने वाली है, ऐसे 505 के बाद आपकी छुट्टी। ठीक हो?
सर ऑल्टरनेट भी करते हैं, ऑल्टरनेट भी करते हैं क्लासेस। नहीं होगा इंटरनेट। इस बात पे ना थोड़ा जैसे जूम ही करते हैं ऐसे करो मजा आएगा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी से आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ले रहे हो। ईसी मीन्स ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स, ये शब्द याद रखना है, डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी दैट इज कंफर्मिंग पार्टी इन पेपर फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया। डन। मीनिंग तो क्लियर हो गया। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बाहरी लोगों से पूछताछ। अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पॉजिटिव रिक्वेस्ट, नेगेटिव रिक्वेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीधा सीधा पेपर में 4 नंबर में आ जाता है। व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज नेगेटिव? राघव सीए बन गया, राघव के आए शादी के दिन, तो राघव गया लड़की देखने, ठीक है। तो राघव के पेरेंट्स ने बोला लड़की पसंद है या नहीं, जवाब जरूर दियो, पसंद है तो भी, ना पसंद तो भी। एक सिनेरियो होता है ये। दूसरा सिनेरियो, अनुज भी साथ में सीए बना था, ये भी लड़की देखने गया तो लड़की देख के वो चाय पानी पी के आए, एक छोटी सी मीटिंग साइड पे रखी, दोनों ने 15-20 मिनट की मिलजुल के आए, बाद में घर गए, सिर्फ ये पूछा अगर पसंद नहीं है तो बोलियो, अगर तुम हिंदुस्तानी दुल्हन की तरह शर्मा गया तो हम समझ जाएंगे पसंद है, यानी कि अगर चुप रहा तो पसंद है, अगर नहीं पसंद है तो बोलना पड़ेगा। जबकि राघव को ज्यादा लिबर्टी दी गई कि अनुज को ज्यादा लिबर्टी दी गई? राघव को तो बोला गया पसंद है तब भी बताना पड़ेगा, नहीं पसंद तब भी। अनुज को बोला गया पसंद है तो चुप रहेगा तो हम समझ जाएंगे पसंद है, या थोड़ा शर्मा रही हो ब्लश कर देना, ठीक है। अगर पसंद नहीं है तो आपको चीख के बोलना पड़ेगा। इसी के साथ ही आपका पॉजिटिव रिक्वेस्ट और नेगेटिव रिक्वेस्ट खत्म। देखते हैं क्या है पॉजिटिव रिक्वेस्ट। अ रिक्वेस्ट दैट द confirming party respond directly to auditor indicating whether confirming party agrees or disagrees। सर्कल करो agrees or disagree, और इसके देखते हैं with the information in the request, इसके साइड पे लिखो तो इसके अपन साइड पे लिखेंगे। अच्छा ये अगले पेज पे चला गया, ओहो टेक्नोलॉजी सो समटाइम। हाँ इसको लिखोगे आप पॉजिटिव रिक्वेस्ट को, राघव की शादी, राघव लिखेगा मेरी शादी चलो ये तो हो गई मजाक वाली बात। अब आप इसका मीनिंग भी लिखेंगे। पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? आप ना अपना कंफर्मेशन यहाँ पे डाल देना, वैसे इधर अगर आपके पास जगह बच जाए तो। पॉजिटिव कंफर्मेशन, ठीक है। हर केस में रिप्लाई करना है, हर केस में रिप्लाई करना है, चाहे यस चाहे नो। इसको होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जब आप सामने वाले से पूछ रहे हो, ये तो हो गई थी अपनी चलो पॉइंट समझने के हिसाब से। अब अपन ने बैंक वालों को फोन किया था, बैंक वालों को हमने फोन किया कि हमारे क्लाइंट ने ना सीसी लिमिट दिखाई हुई है 2.5 करोड़ की, क्या आपके बैंक से हमारे क्लाइंट ने सच में 2.5 करोड़ का लोन लेके रखा है? हम बैंक से क्वेश्चनियर की फॉर्म में ये रिक्वेस्ट बोलते हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? हम बैंक से एक क्वेश्चनियर की फॉर्म में हमने बैंक को फोन किया या एक लेटर लिख के भेजा, आप हमें रिप्लाई जरूर करना कि हमारे क्लाइंट ने आपसे 2.5 करोड़ का लोन लिया कि नहीं लिया। यस भी कर, अगर लिया तो यस में रिप्लाई कर देना, नहीं लिया तो नो में रिप्लाई कर देना, पर रिप्लाई जरूर करना है। दूसरा, आपने नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में बैंक को चिट्ठी भेजी और आपने बैंक को भेजा कि 2.5 करोड़ का लोन लिया हुआ है। अगर तो लिया हुआ है तो आप रिप्लाई मत करना, चिट्ठी अपने आप फाड़ के फेंक देना। हम आपको 3 दिन का टाइम देंगे, 3 दिन के बीच में हमारे पास रिप्लाई नहीं आया, आप अपनी चिट्ठी फाड़ के फेंक देना, हम मान लेंगे कि सच में लिया हुआ है। अगर आप डिसएग्री कर रहे हो ना कि नहीं नहीं हमने तो कोई लोन नहीं दिया हुआ, तब हमें रिप्लाई जरूर करना, यानी कि रिप्लाई इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। लिखो इसको अनुज की शादी, अनुज लिखेगा मेरी शादी। लिखो रिप्लाई
ओनली इफ डिसएग्री। रिप्लाई ओनली इफ डिसएग्री। पर देखा जाए, अगर मैं आपसे एक बात करता हूं टेक्निकल, अब आप बात करते हैं शादी वाली की छोड़ के, दोनों रिक्वेस्ट में से कौन सी ज्यादा रिक्वेस्ट आपको रिलायबल लग रही है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव रीजन? क्योंकि वहां पे चाहे हाँ है चाहे ना है, आप बता तो रहे हो। यहाँ पे तो कई बार बंदे की शक्ल इतनी स्माइली हो, आप उसकी शक्ल ऐसे स्माइली है, उसने स्माइली करी, आपने उसकी शादी करा दी, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपने बोला कि अगर तो तेरी हाँ है ना है, हो सकता है आपने कानों में ईयरफोन लगाए हो, ऊपर से कैप पहनी हो, और घर वाले कह रहे हैं ओ लड़की पसंद है, ये है, आप कह रहे हो, अंदर से आप गाना सुन रहे हो, गाने में कोई फनी वो चीज आ गई, और इतने घर वालों ने उधर कंफर्मेशन दे दी लड़की को लड़का पसंद है और लड़के को लड़की पसंद है। जो इसमें सोचने में टाइम लगाना, सोचता रहेगा वो कितने में तो हाँ ही है, बस चल जाओ। हाँ, चाहे आप ऐसा कुछ सोच लो, हाँ ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, चाहे आप स्माइल कर दो, चाहे आप चुप रह लो, डिसएग्री तो नहीं किया ना। तो इसका मतलब वो वाला तो देखा जाए नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट तो ज्यादा रिलायबल नहीं हुई, तभी इन्होंने बोला लिमिटेड यूज ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉइंट नंबर 1, लिमिटेड यूज में प्रोवाइड द लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, ये थोड़े कम एविडेंसेस आपको प्रोवाइड करेगी, यानी कि इससे जो आपको अच्छे एविडेंसेस नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसका डिसएग्रीमेंट का केस देख रहे हो। पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंगली ऑडिटर शैल यूज नेगेटिव confirmation request as the sole substantive audit procedure only when all the conditions are present। आप नेगेटिव कंफर्मेशन को तभी करना, अब सोच के देखो अनुज अगर करी लव मैरिज रहे है ना, और वो घर वालों को ले गया कि चलो अब बात करने चलो, अगर लव मैरिज हो रही है और आप कह रहे हो कि बात करने चलो, कि कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल मीटिंग बड़ी जरूरी होती है। देखो लड़की को लड़का पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, मियाँ बीबी राजी है ना, तो सारे काजी पाजी की आई करेंगे, पर कहीं ना कहीं एक बार पैलेस बुक करना, एक बार तो मिल ले भाई, दिखा तो दे पीछे बैठा कौन है उनके। फिर उसके बाद वो मीटिंग हो गई, घर वालों को मिल रहा है, फिर अगर उसके पेरेंट्स पूछ रहे हैं लड़की पसंद है, तो नई बात बनेगी ना। तो यही चीज है कि कब आपको नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करनी है, जब लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, जब रिस्क बड़े कम है, सिर्फ डिसएग्री का केस पूछ लेना तो चल जाएगा। द पॉपुलेशन कंप्राइजेज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनियस अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन, यानी कि सारा डेटा सिमिलर नेचर का है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनियस सिमिलर नेचर का, तब भी आप उनसे पूछ सकते हो। लेकिन अगर सारा डेटा सेम नेचर का ना हुआ, एक ट्रांजैक्शन जा रही है उत्तर में, एक जा रही है दक्षिण में, तब तो आप नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं पूछना चाहोगे, तब आप सारी ट्रांजैक्शन पूछना चाहोगे, और हाँ भी पूछना चाहोगे ना भी, सारा कुछ जा ही उत्तर में रहा है, सारी 10,000 की ट्रांजैक्शन है, एक ही पार्टी को है, समझ गए। अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट, एक्सेप्शन होता है डिफरेंस, एक्सेप्शन का मतलब यहां पे होता है डिफरेंस। अगर आपको पता है डिफरेंस बड़े ही कम आने के चांसेस हैं, लव मैरिज में देखा दिखाई हो रही थी, फिर से पूछ लो लड़की पसंद है, वो तो मुझे कहेगा, वो तो फिर बाद में पेरेंट्स पे ही आ जाएगा। इफ द ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस और कंडीशन दैट वुड कॉज रिसिपिएंट ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट, ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस दैट वुड कॉज द रिसिपिएंट ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिसएग्री। इंग्लिश की लाइनें किसी को समझ आ गई? अगर मैं आपको बात करूं, इसका सेम क्रक्स ही होता है कि कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी, जो कंफर्मिंग पार्टी नहीं, जो सेंडिंग पार्टी है, उसको पता है कि रिजल्ट जो है क्या आने वाला है, चाहे एग्री का चाहे डिसएग्री का, ये है इसका मतलब। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, मुझे पहले आप बताओगे, लिमिटेड रिक्वेस्ट ज्यादा परसुएसिव एविडेंस प्रोवाइड करवाती है आपको या पॉजिटिव? पॉजिटिव। उसके बाद कब आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज कर सकते हो? जब लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, जब लार्ज नंबर ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्ट वगैरह हो, उसके बाद लो एक्सेप्शन रेट और डिफरेंस रेट कम से कम है, और डिसएग्रीमेंट के चांसेस कम से कम हो। उसके बाद नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है? जो सामने वाली पार्टी गूंगी है,
मेयर साइड। एक्सेप्शन का मतलब होता है डिफरेंस, लिखो एक्सेप्शन का मतलब होता है डिफरेंस। आपसे पूछा गया लड़की पसंद है और आप बोल रहे हो लड़की की मम्मी भी तो कितनी सुंदर है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस। ये तो चलो फिर भी थोड़ा माइनर डिफरेंस था। फिर से आपने दोबारा पूछा लड़की की मम्मी पसंद है, फिर आप बोल रहे हो उसके पापा भी तो कितने सुंदर है। ये होता है हाई एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है इंडिकेट अ डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म्ड। पूछा तो ये क्या था, लड़की पसंद है, एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। आप कह रहे हो नहीं लड़की की मम्मी ज्यादा सुंदर है। एक्सेप्शन नीड टू बी असेस्ड टू द एंटायर पॉपुलेशन आफ्टर एनालाइजिंग द रीजन ऑफ डिफरेंस। फिर उसके ऊपर पूरी स्कैनिंग करी जाएगी, पूरा पूछताछ असेस किया जाएगा कि भाई तेरा इतना एक्सेप्शन रेट कहां पे चला गया। इन्वेस्टिगेट टू इन्वेस्टिगेट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट दे इंडिकेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट, कहीं गलतियों के चांसेस ज्यादा तो नहीं। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है मेनली डिफरेंस। तो उसके बाद आपके पास पॉइंट नंबर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा मेन पॉइंट आपके पास आ रहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। तो इसको सबसे पहले आप देखोगे, अब आप बात करते हैं अगर आप बैंक वालों से कंफर्मेशन लेना चाहते हो, बैंक वालों से कंफर्मेशन लेना चाहते हो तभी तो ये टॉपिक है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ऐसे 505 थर्ड पार्टी से आप पूछ रहे हो, आपको पूरा विश्वास नहीं है। डिटरमाइन द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म, पहले सर्कल करो इन्फॉर्मेशन। कह रहे हैं अब इसी प्रोसीजर लगाओगे कैसे, पहले इन्फॉर्मेशन देखो ना मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी है, मतलब अकाउंट बैलेंस लिख दो फॉर एग्जांपल, बैंक से पूछना। अब बैंक से पूछना चाहते हो तो मतलब आपको क्या प्रोसीजर लगाओगे, इसी प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले आपने ए पॉइंट में क्या है इन्फॉर्मेशन देखो, आपको क्या इन्फॉर्मेशन है चाहिए, जैसे कि आपने सीसी लिमिट पूछनी है उनसे, लोन की लिमिट, तो अकाउंट बैलेंस, बैंक बैलेंस हो सकता है, कैश बैलेंस हो सकता है, प्लांट मशीनरी हो सकती है, डेटर क्रेडिटर कुछ भी हो सकते हैं। टू कंफर्म द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजैक्शन बिटवीन द एंटिटी एंड अदर पार्टीज। फिर आप उनसे पूछोगे आप दोनों में क्या डिस्कशन हुई थी, मेरे को वो भी बताओ, मेरे को अपने क्लाइंट पे भरोसा नहीं है। या फिर टू कंफर्म द एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशन, क्या आपने कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जो एब्सेंट थी। साइड एग्रीमेंट का मतलब होता है साइड एग्रीमेंट, जो बीच में इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट तो होते हैं लेकिन आप दिखाते नहीं हो, साथ साथ वो भी चली जा रहे हैं। दूसरा है फिर सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, बैंक की लिमिट चल रही है, आपने उसके डेटर को फोन कर दिया, क्या ऐसा पॉसिबल है। आपने बैंक की लिमिट की पूछताछ करनी थी, बैंक को फोन करोगे या किसी डेटर क्रेडिटर को फोन कर दोगे, तो एप्रोप्रिएट पार्टी भी तो चूज करनी पड़ेगी ना। अगर आपको सेलिंग चाहिए, कुछ सेल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेटर में से चुन लो, परचेज की चाहिए तो क्रेडिटर में से चुन लो, लोन जो चल रहे हैं आपके इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो बैंक से पूछ लो। तो ये होता है सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। पहले में था क्या इन्फॉर्मेशन आपको कंफर्म करानी है तो सिलेक्ट द इंफॉर्मेशन, एप्रोप्रिएट पार्टी, डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ईमेल भेजना चाहते हो, चिट्ठी भेजना चाहते हो, ये वो चीजें हैं। अपनी रिक्वेस्ट को ड्राफ्ट करो, किस क्वेश्चनियर के बारे में पूछना चाहते हो, किसको भेज दो, बैंक वालों को। और आगे आपके पास है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इसको बाद में देखते हो, डिजाइन करना तीसरे में। चौथे में सेंडिंग द रिक्वेस्ट, उसके बाद रिक्वेस्ट को भेज दो। पहले में आपने इन्फॉर्मेशन देखी मेरे को क्या चाहिए, दूसरे में एप्रोप्रिएट पार्टी, तीसरे में डिजाइन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, चौथे में वो रिक्वेस्ट को भेज दिया। इंक्लूडिंग फॉलोअप, फॉलोअप का मतलब भाई मेरे को बता दियो, रिस्पॉन्स, फॉलोअप का मतलब होता है रिस्पॉन्स। उसके बाद फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, ऊपर वाला, व्हाइल डिजाइनिंग द रिक्वेस्ट। जब आपने बैंक वालों को रिक्वेस्ट भेजनी है तो क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखोगे। पहले देखोगे असर्शन बीइंग एड्रेस, असर्शन को आप लिख सकते हो प्रॉब्लम, भाई किस मुद्दे के बारे में आपको पूछना था। दूसरा उसमें रिस्क कितना था उसी वाली आइटम में, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वेस्ट क्या है, पिछले एक्सपीरियंस में आपको इस पॉइंट पे क्या इस पॉइंट पे आपको क्या एविडेंसेस मिले थे, कैसे कम्युनिकेशन का मेथड आप डिजाइन करोगे, है कुछ। और 7th वाला इंपॉर्टेंट है, देखो एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी, कि वो बता भी पाए। आप बैंक वालों से पूछो लोन के बारे में बता देगी, इंटरेस्ट के बारे में बता देगी, सेल के बारे में वो बता पाएगी, नहीं बता पाएगी।
तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर इतना ही था, खत्म। क्या क्या पॉइंट निकल गया यहाँ पे? पहला इंफॉर्मेशन, एप्रोप्रिएट पार्टी, डिजाइन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और उसके फैक्टर्स, और सेंडिंग विद फॉलो अप। नेक्स्ट 5वां पॉइंट हो गया, तीसरा हो गया, चौथा आ गया। ये 4th हो गया। मैनेजमेंट रिफ्यूजल, सर्कल करो मैनेजमेंट रिफ्यूजल। सोच के देखो, अगर आपके मैनेजमेंट मना कर देती है कि नहीं हमारे बैंक से पूछना नहीं है, यहीं से ही डाउट अराइज होना शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे फिर? मैनेजमेंट की इंक्वायरी करोगे, फिर इवेलुएट करोगे कि उसकी क्या इम्प्लीकेशन पड़ सकती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, इंक्लूडिंग क्या उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल भी स्टेटमेंट आ सकते हैं या रिस्क ऑफ फ्रॉड भी आ सकते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट वाले मना कर रहे होंगे ना। और उसके बाद है फिर आप क्या लगा सकते हो? आप क्या लगा सकते हो? आप ऑडिट ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या लगा सकते हो? अगर बैंक वालों से मैनेजमेंट वाले नहीं पूछने दे रहे, उनको बिना बताए चले जाओ, या फिर जो कैशियर है उससे पूछ लो, उसका तो बैंक में आना जाना है, या जो फील्ड के काम करता है उससे पूछ लो। आप लगा के देख लो, आपको आप लगाना है। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल इज अनरीजनेबल, या ऑडिटर जो है आप नहीं कर पाता, तब क्या करोगे? तब आप करोगे पहले टीसी। देखो यहाँ पे क्या है, आप मैनेजमेंट को कह रहे हो मेरे को ना अपने एसबीआई बैंक से बात करवा, हम नहीं करवाते जी। आपने कैशियर को बोला, कहता है यार हम नहीं करवा रहे, सारे तो मैनेजमेंट वाले रल मिल के बैठे हैं। आपको इस बात का लग गया गुस्सा, गुस्से में ऐसे नहीं है कमरा छोड़ के भाग जाओगे, इतना नाराज भी नहीं होना, पहले TCWG के पास जाओ। ऐसे 260 के अकॉर्डिंग TCWG कौन होता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ना। मैनेजमेंट वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे तो रुस के नहीं भाग जाना, पहले उनके पास जाओ, ठीक है। उनको बताओ कि इम्प्लीकेशन ये पड़ जाएंगी ऑडिट के ऊपर, हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत आ जाए, आपकी FS गलत आ जाए। तीसरे में ऑडिट ओपिनियन के ऊपर मेरा इफेक्ट अलग आ सकता है। ऐसे 705 आपको कहता है मॉडिफाई ओपिनियन। मॉडिफाई ओपिनियन का एक पार्ट हमने कर लिया, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। दो अलग आएंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन, वो भी जब आएंगे कर लेंगे। तो 4th पॉइंट को मैं अच्छा रैंक देना चाहूंगा, 3 स्टार वाला। आपके पास केस स्टडीज ऐसी ही आती हैं कि अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है तो आप क्या करोगे। अगर आपने ये 3 लाइन नहीं लिखी ना कि इंक्वायर द मैनेजमेंट रीजन, इवेलुएट द इम्प्लीकेशन और ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, फिर आप दुनिया जहान का कुछ भी लिखा हो, बीकॉम नहीं चलने वाली। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर की एग्जांपल भी नहीं लिखनी, यही शब्द लिखने हैं, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। परसों वाली क्लास में यही डिस्कस भी हुआ था हमारा। तो यानी कि ये आंसर है आपका। अगर मैनेजमेंट मना कर देती है क्या के लिए, कि आप आउटसाइड पार्टी के पास नहीं जा सकते, आप बैंक को कॉल नहीं करोगे, आपको डाउट हो रहा है, तो आप मैनेजमेंट के रीजन को इंक्वायर करोगे, इम्प्लीकेशन को इवेलुएट करोगे कि वो फ्रॉड की वजह से तो नहीं है, और फिर आप करोगे ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। चलो ठीक है। उसके बाद आपको पता लग रहा है आप भी नहीं लगा पा रहे और मैनेजमेंट जानबूझ के मना कर रही है, अनरीजनेबलनेस। तब आप क्या करोगे? सीधा नाराज होकर भाग जाओगे कि पहले टीसी के पास जाओगे? पहले टीसी के पास जाओगे, फिर उसकी इम्प्लीकेशन उसको भी बताओगे ऑडिट के ऊपर, फिर ओपिनियन के ऊपर। ओपिनियन में मॉडिफिकेशन की नौबत आ सकती है। नेक्स्ट 6th पॉइंट, इवेलुएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन्ड। ऑडिटर शैल इवेलुएट वेदर द रिजल्ट ऑफ EC प्रोसीजर प्रोवाइड रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। इवेलुएट द एविडेंस ऑब्टेन्ड, इसके साथ में एक और वर्ड जोड़ना चाहूंगा, अनुज ER लिख दियो इसको, फ्रॉम थर्ड पार्टी। फ्रॉम थर्ड पार्टी, अब ये उन्हीं की बात हो रही है ना। एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तब आप क्या करोगे? कंफर्मिंग पार्टी का क्या देखोगे, रिलायबल है कि नहीं है, और आपको फैप लगाने की जरूरत है कि नहीं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऐसे 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 330 230 डॉक्यूमेंटेशन होता है। ऑडिट में कोमल जी का हाथ बड़ा ही टाइट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ही का तो सब्जेक्ट है, चलने का टाइम। मैं मान गया ये टैक्स नहीं है, पर क्या करें, अच्छा तो ये भी है, पास तो इसमें भी होना है। इवैल्यूएटिंग द एविडेंसेस, कहाँ से जो आपको थर्ड पार्टी से मिले उसकी रिलायबिलिटी चेक कर लो और देख लो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने की जरूरत है कि चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक 6th, एरियाज वेयर EC में बी ऑब्टेन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है। किन किन एरियाज पे आप EC ले सकते हो? बैंक बैलेंस में, मतलब आपको बैंक बैलेंस में दिक्कत है, यही तो एग्जांपल आप चला रहे हैं, तो बैंक वालों से पूछ लो। अकाउंट रिसीवेबल, डेटर क्रेडिटर आपको लग रहे हैं नकली है भाई,
या फिर फेक है, फोन कर लो पूछ लो। स्टॉक थर्ड पार्टी के पास है, हमने बोला भाई इतना स्टॉक इन्वेंट्री, गोदाम तो आपको छोटा सा है, कहता सारा पड़ा है थर्ड पार्टी के पास। जब आप मार्केट में कोई अपना एक ड्रेस लेने जाते हो या ब्लेजर लेने जाते हो या पर्स लेने जाते हो, आपको पसंद नहीं आता और आप वहां से निकल भी नहीं चाह रहे, दुकानदार जाने भी नहीं दे रहा, तो दुकान आप कहते हो कलर नहीं पसंद, साइज नहीं पसंद, ये वो, दुकानदार कहता है 2 मिनट रुको मेरा गोडाउन है, वो साथ वाले गोदाम से लेके आता हूँ। क्या वो साथ वाले गोदाम में जाता है? वो साथ में अपने दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जाता है। कभी नहीं हुआ ऐसा? अक्सर होता है, अक्सर। तो आपको दुकानदार कभी भी बोले ना वो हमारा दूसरे गोदाम में से लेके आता हूँ, तो समझ जाना वो यहाँ से घूम के आ जाएगा। जैसे चंडीगढ़ में हम पहली बार आए थे, जिंदगी मैं जब चंडीगढ़ में फर्स्ट टाइम आया था, आज से कुछ 10-11 साल पहले की बात है, किसी दोस्त ने कुछ एडमिशन वगैरह लेनी थी, तो हमें उसने उतारा था, हम गए थे 22 सेक्टर, 17 सेक्टर पे हमें बस स्टैंड उसने उतारा। हमें क्या पता सामने वाला 22 सेक्टर ही हमें 17 है ना, 18 19 20 21 22 ऐसे होगा। तो हम बैठ गए 4 जने रिक्शा पे, 4 जने थे, तो रिक्शा पे बैठ गए, बंदा चलता जा रहा है चलता जा रहा है, करते करते ना उसके अपोजिट वाली साइड जो सामने बिल्डिंग है उसके बैक साइड पे रख दिया। समझ गए? जैसे मैं बस स्टैंड हूँ, सामने वाली मार्केट तो मैं आइडेंटिफाई हो जाएगी, अगर वो मैं वहीं पे लेके आ गया, भाई यही तो बस स्टैंड था, जान के उसने उसके बैक साइड उतारा। कहता है ये पैदल यहाँ से थोड़ा सा चले जाओ वहां आ जाएगा। हमने कहा जाना था? हमने जाना था शास्त्री मार्केट के बाहर। तो बंदा पहले पूरा घुमाया और वहीं पे उतार दिया जहां से उसने पकड़ा, बस उसके सामने वाली साइड। फिर कहता है यहाँ से पैदल चले जाओ, वैसे भी उतना रास्ता ही था पैदल जाने का भी। तो ये भी वही है, थर्ड पार्टी के पास स्टॉक पड़ा है हमारा, भाई कंफर्म तो करवा दो। तो कंफर्म कर सकते हो थर्ड पार्टी को फोन करके। प्रॉपर्टी या टाइटल डीड आपकी किसी और के पास पड़ी है, फॉर एग्जांपल गिरवी रख दी, लोन लिया हुआ है, मॉर्गेज रखा हुआ है, तब कंफर्म तो करोगे ना। तो कंफर्म करने के लिए लेस्सी को फोन कर दो कि भाई तेरे पास सच में पड़ी है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट खरीद ली, बैलेंस शीट में दिखा दी, डिलीवरी है नहीं, भाई दिखाओ ना हमें कहाँ है सर्टिफिकेट। लोन फ्रॉम लैंडर्स, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद थर्ड पार्टीज, ये ऐसे ऐसे एरियाज है, मतलब ये एग्जांपल्स हैं जिनकी आप पूछताछ कर सकते हो। एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब पूछताछ। 7th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद स्टार, रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, रिलायबिलिटी चेक करनी है आपको उसकी। ये ABCD में से कोई एक भी आ सकता है, चारों भी आ सकते हैं। जो पहला आपका कॉलम है इसको मैं बोलता हूं, देखो यहां पे ध्यान से देखते चले जाना। अब इसको मैं बोल रहा हूं क्वेश्चंस हैं ये या फिर केस स्टडीज हैं। ये क्वेश्चन है और केस स्टडीज हैं, ये इसके आंसर्स हैं। ये क्वेश्चंस हैं, ये इसके आंसर्स हैं। पता चल गया ना? 2 कॉलम्स हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, आप देख क्या रहे हो, बाहर वालों ने जो थर्ड पार्टी थी उसने आपको रिस्पॉन्स किया, आप उसकी रिलायबिलिटी चेक कर रहे हो। तो उसकी रिलायबिलिटी में पहले आपको डाउट है, फैक्टर्स रेजिंग डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स, डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स। क्वेश्चन क्लियर है, आंसर तो फिर आप देख लेंगे। इसका आंसर है ऑब्टेन फर्दर एविडेंस, यही लिखना पड़ेगा। यहां पे अगर आपने ये लिख दिया ना परफॉर्म अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर 1 में से 0, तो सर हमें रट्टा मारना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ये चीज। तो अगर आपको उनके एविडेंसेस पे या उनकी जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट है तो फर्दर एविडेंसेस कलेक्ट कर लो। डन। पॉइंट नंबर 2, अगर रिक्वेस्ट ही रिलायबल नहीं है तो कंसीडर इट्स इफेक्ट ऑन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। अगर रिक्वेस्ट रिलायबल नहीं है तो इफेक्ट ऑन एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कंफर्मिंग पार्टी डू नॉट रिस्पॉन्ड, परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, ये है आप, ये अपने ऊपर भी देखा था। और आगे है नो कंफर्मेशन ऑब्टेन्ड व्हेन ऑडिटर डिटरमाइन रिस्पॉन्स इज नेसेसरी, रिस्पॉन्स जरूरी था एंड आप विल नॉट प्रोवाइड द ऑल्टरनेट प्रोसीजर विल नॉट प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस। फिर ओपिनियन पे आ जाएगा लास्ट हथियार, क्योंकि देखो डी पॉइंट में क्या है, रिस्पॉन्स जरूरी है, नहीं मिला होगा और मैं ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं लगा पाया, फिर तो मेरे को ऐसे 705 के अकॉर्डिंग मॉडिफाई ओपिनियन देना पड़ेगा। डन। इसी के साथ आपका essay 5 गलत। स्टैंडर्ड कौन सा चल रहा है? 30। 705
505। आज मेरे को वाकई लग रहा है मतलब मेरा सिर दर्द यहाँ से हो रहा था अभी अभी, लेकिन जो अभी अभी रिसेंट आपके 2-3 सेकंड में जवाब सुने, मेरा सिर दर्द अब यहाँ से भी होने लग गया। पहले सिर्फ यहाँ से हो रहा था, फ्रंट साइड से। आज पता लग रहा है मेरे को कि वाकई ऑडिट की क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 24, श्वेता रीड करो क्वेश्चन 24। Explain the process of external confirmation. Give some example or situation where external confirmation may be used as audit evidence or useful for auditor. तो पहला है प्रोसेस ऑफ ईसी, ये पता है कौन सा है? Information. लिखो इसका आंसर, इसका आंसर लिखो, इसका आंसर। Designing the request, designing the उसके फैक्टर factors, फिर follow up, sending the फिर request, follow फिर follow up. ईसी प्रोसीजर, ये आपको लिखोगे ईसी प्रोसीजर। नंबर 1 क्या था? Information. Determine the, information लिखो डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 2, Selecting the appropriate party. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट पार्टी, लिखो। कितने लिखा है? वाह, इधर सारे लिख रहे हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट पार्टी। Design. थर्ड बोलो। Designing the request. डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, डिजाइन द रिक्वेस्ट। फोर्थ, Sending the request, Follow फिर up. follow up. सेंडिंग द रिक्वेस्ट। गिव सम एग्जांपल और सिचुएशन, यहाँ पे भाई बैंक वाले, थर्ड पार्टी वाले, यहाँ से आप ले सकते हो, बैंक वाले, थर्ड पार्टी वाले। इसी प्रोसीजर लिख दिया 4 पॉइंट्स, और एग्जांपल में बैंक, थर्ड पार्टीज, ट्रेड रिसीवेबल, डेट रिसीवेबल भी है। आगे फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, बस एग्जाम क्वेश्चन आ चुके हैं। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, कोई 1-2 फैक्टर्स बोलना मुझे, मैं लिख देता हूँ। देखो कुछ मैं लिखता हूँ पहले। प्रायर एक्सपीरियंस, Risk. Method. दूसरा था रिस्क, और Method. मेथड ऑफ कम्युनिकेशन था। Ability. हाँ, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन था। एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी था। लिखो ये 4 तो लिखो। पहला है प्रायर एक्सपीरियंस, दूसरा है रोमम, फर्स्ट है प्रायर एक्सपीरियंस, दूसरा है रोमम रिस्क, तीसरा है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, फोर्थ है एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी। और वहीं पे उसी वाले टॉपिक पे आ जाओ, वहां पे भी लिखो ई, जो यहाँ पे था ना फैक्टर्स, इसको पहले तो आप लिखोगे ई। शॉर्ट नोट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये कौन सा था? रिलायबिलिटी वाला, जो भी अभी अपन ने देखा। ये आपके पास ये क्वेश्चन और ये आंसर वाला। क्वेश्चन वाला भी, आंसर वाला भी, और ये भी है इवेलुएट द एविडेंस ऑब्टेन्ड, ये आप दोनों ही लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ ना। यहाँ पे अपन चेक कर रहे हैं ना, रिजल्ट ऑफ ईसी प्रोसीजर प्रोवाइड रेलिवेंट एंड रिलायबल, तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अदरवाइज वैसे सारा टॉपिक आपको यही लिखना पड़ेगा, रिलायबल वाला। रिलायबल वाले में पहला तो था, अगर आपको डाउट है तो फर्दर एविडेंस ऑब्टेन करोगे। रिस्पॉन्स नॉट रिलायबल है तो अफेक्ट ऑन द नेचर टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर, पार्टी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, और अगर अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर भी पॉसिबल नहीं है तो मॉडिफाई द ओपिनियन। बाकी ये करते हैं हम कल कंटिन्यू, ओके। बाकी कल ही रिवाइज करेंगे, आज हमारा रिवाइज भी थोड़ा कम हुआ है। आज हमने 2 स्टैंडर्ड खत्म किए हैं, ऐसे 580 और 505। हमारा 500 हो गया ऑडिट एविडेंस, 501 हो गया स्पेसिफिक कंसिडरेशन, 505 हो गया, ठीक है, और 580 हो गया। पहले चैप्टर में 210 और 220 हो गए थे। अपना 230 भी तो होगा। 230 भी हो गया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ओके, थैंक यू।